नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम आज की दो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं, खास मेहमानों के साथ भी। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। क्या कुछ खास रहा उनके दौरे में और किस तरह की सौगातें वो दे रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा, इस पर सबसे पहले बात होगी। और उसके बाद बात करेंगे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो होना है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। इस पर करेंगे चर्चा कि किस तरह प्रधानमंत्री ने अपना ऑडियो संदेश जारी करके और लोगों से क्या कुछ खास बातें कही हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस से। महाराष्ट्र के नासिक पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। मुंबई में 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, राष्ट्र को अटल सेतु का समर्पण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया 11 दिन का विशेष अनुष्ठान, शेयर किया विशेष ऑडियो संदेश। कहा, भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के मंत्रियों पर ईडी का कसा शिकंजा, नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़े मामले, सुजीत बोस और तापस रॉय के ठिकानों पर छापेमारी। लाल सागर में जहाजों पर हमले की घटनाओं के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला। राजधानी सना सहित कई शहरों में हवाई हमले। खेल की खबरों में मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट में 2 भारतीय जोड़ी पुरुष युगल में चिराग सात्विक की जोड़ी का चीन से, तो वहीं महिला युगल में तनिषा क्रास्टो अश्विनी पोनप्पा का जापान से सामना। और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, रेल और हवाई सेवाएं हुई प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया कोहरे का अलर्ट। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और नासिक पहुंचने पर पीएम का भव्य स्वागत हुआ है। हजारों लोगों ने सड़क पर आकर पीएम का अभिनंदन किया। तो लोगों ने खास तौर पर इस अवसर पर जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए और पीएम ने भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क पर उमड़ी भारी भीड़ में मौजूद लोगों के इस प्रेम के लिए उनका विशेष रूप से आभार जताया। पीएम ने नासिक में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया और पीएम ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। उपस्थित लोगों को वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। क्या खास बातें कही पीएम ने, हम आपको बताते हैं। पीएम ने कहा कि आज का दिन भारत की युवा शक्ति का दिन, भारत की प्रगति के पीछे भारत के युवाओं की ताकत। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खास तौर पर कहा कि पिछले 10 वर्षों में युवाओं को खुला आसमान देने का प्रयास किया गया। युवाओं के लिए देश में आधुनिक स्किलिंग सिस्टम, प्रधानमंत्री ने युवाओं को यह संदेश दिया। सरकार युवाओं के लिए अवसरों का नया आसमान देने के लिए हर क्षेत्र में पूरी ताकत से काम कर रही है। और पीएम ने खास तौर पर कहा कि देश का मिजाज भी युवा है, अंदाज भी युवा है। अमृतकाल की युवा पीढ़ी खुलकर कह रही है, विकास भी विरासत भी।
और पीएम ने नासिक के काला राम मंदिर में दर्शन किया और पीएम ने वहां पर पूजा अर्चना और भजन भी किया। और ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, काला राम मंदिर बेहद ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण को समर्पित है। तो पीएम ने नासिक के इस काला राम मंदिर में पूजा अर्चना की और पीएम मुंबई में 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बस कुछ ही देर में करने ही वाले हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में बहुचर्चित अटल सेतु, जिसकी कई खूबियां हैं, उनको भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में क्या कुछ खास कहा, सुन लेते हैं। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल्ड फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए, इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं, उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। हमारे संवाददाता योगेश शीतल नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा चर्चा के लिए। योगेश, बिल्कुल पावर पैक्ड प्रोग्राम प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का आज नासिक में काला राम मंदिर में पूजन अर्चन भजन सब कुछ प्रधानमंत्री ने किया। आज वहां पर युवाओं के महोत्सव को संबोधित किया, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और मुंबई में तो खैर विकास कार्यक्रमों का है ही, बहुत बड़ी परियोजना का शिलान्यास जिसमें अटल सेतु भी। तो ये पूरा आज का दौरा पावर पैक्ड। बिल्कुल राजचंद, अगर सांस्कृतिक नज़रिए से देखें, साथ में अगर विकास के नज़रिए से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा आज का दिन, क्योंकि नासिक में पहले तो उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के बाद जो उनके विभिन्न कार्यक्रम हुए, चाहे वो रामकुंड में हो, चाहे वो काला राम मंदिर में हो, जहाँ पे प्रधानमंत्री गए और श्रमदान वहाँ पे उन्होंने किया। काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको अन्य मंदिरों से एक तरीके से आप कहें तो विशेष करती है। मसलन अगर आप देखें तो 14 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, जो कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास उन्होंने किया था, तो 14 सीढ़ियाँ उसको डिनोट करती है। इसके अलावा 84 पिलर्स हैं, जो कि बेसिकली जो 84 लाख योनि की जो मान्यता है उसके हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ें अद्भुत है इस मंदिर में। इसके बाद वो नेशनल यूथ फेस्टिवल में आए, वहाँ पे उन्होंने जैसा आपने कहा, जो आपने एंकर में भी कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अंडरलाइन की। अगर आप बॉटम लाइन देखें तो मुख्य यही रहा कि स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं उस आदर्श पे चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इससे पहले कि मैं आपको आपके जो भी कार्यक्रम के बारे में और बताऊं, देखिए जो युवा हमें बताइए। बिल्कुल 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 पूरे चूंकि देश भर से करीब 8,000 युवा यहाँ देश भर से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, साउथ अलग अलग पार्ट से आए हैं। कुछ युवा है, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। मैं राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान से हमारा लगभग 60 लोगों का ग्रुप है, जिसका मैं नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर के सामने उसमें मार्च पास्ट में किया था। और हमें यहाँ आकर लगता है कि वास्तव में युवा क्या चीज़ होती है, उनके द्वारा बताए गए स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे अंदर जोश भर दिया कि किस प्रकार विवेकानंद ने रास्ता दिखाया था, उस प्रकार हमें चलना है। और साथ में ही मैं कहना चाहूँगा कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो पंच प्रण बताए थे ना, आज वो वापस तरोताजा कर दिया। और हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि नासिक जैसी पवित्र भूमि पर, जहां पर कुंभ नगरी बोला जाता है, आज युवाओं का कुंभ लगा हुआ है। और इस कुंभ की एक, हम तो बोलते हैं पार्टिसिपेंट के द्वारा हमारी एक डुबकी मात्र है। बहुत खूब। आप बताएं कि नजर आ रहे हैं युवा। आप पहली बार आए हैं यहाँ? जी, मैं पहली बार आया हूँ, नासिक भी पहली बार आया हूँ। और मोदी जी ने जो हमको प्रेरित किया है कि क्या क्या करना चाहिए हमें, और युवाओं को जो जो महत्व है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वो उसको देख के। दो चीज़ बताइए जो पीएम ने कहा और आपको लगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी मतलब आपको काफ़ी इम्प्रेस किया, कुछ वैसी चीज़ बताइए। जैसे उनने कहा था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, मैं आपको साथ दूंगा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। योगेश, वहाँ पर एक युवती भी दिख रही है, अगर उनकी भी प्रतिक्रिया मिल पाए तो जरूर ले लीजिए। योगेश, वहाँ पर एक युवती जो मैडम, वो अगर आप जरा बताएं उनकी कि भी आप प्रतिक्रिया ले सकते हैं। जरा बताएं कि आप यहाँ पे आए, कैसा लगा, आप युवाओं से मिले, पीएम से? क्या पहली बार आप पीएम से मिले, ऐसे पहले भी मिल चुके? जी सर, पहली बार मैंने इन पर्सन पीएम को देखा और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्लोज महसूस हुआ देश के प्रधान से मिलकर।
और सबसे अच्छी बात मुझे लगी उनका जो विज़न है विकसित भारत का, काफ़ी एम्बिशियस है और मैं उनके ज़रूर साथ हूँ। बिल्कुल, जो विकसित भारत का 2047 का जो लक्ष्य है उसमें प्रधानमंत्री चाहते भी हैं कि युवाओं का पार्टिसिपेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के जैसे एंटरप्रेन्योर के बारे में हम जानते हैं कि 2014 में करीब 360 के अराउंड एंटरप्रेन्योर इंडिया में थे। अभी 1,30,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आप जो यूनिकॉर्न है उसको अगर आप अलग रख दीजिए, इसके अलावा मुद्रा योजना हमें पता है कि किस तरीके से 44 कितना करोड़ों रुपया का मुद्रा लोन रहा है, जिसमें कि अराउंड 69% तो लोन महिलाओं को मिला है। तो अगर आप देखें तो युवाओं की भागीदारी कई सारी योजनाओं के माध्यम से भी हाईलाइट हुई है लालचंद। और कुल मिला के विभिन्न तरह के कार्यक्रम है जिसकी जो आज पूरे दिन चलेंगे, जैसा आप बता भी रहे थे। मुंबई में तो अभी मुख्य कार्यक्रम है, और मुंबई में कुछ देर में शुरू होने वाला है, तो हम जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जोड़ने के लिए और युवाओं को भी जोड़ने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज की खास चर्चा की जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया है और ऑडियो में खास संदेश भी दिया है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त अब आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा पीएम ने जो विशेष अनुष्ठान शुरू किया है 11 दिनों का, उस पर, और जो उन्होंने खास तौर पर ऑडियो संदेश दिया है। तो पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने नासिक के काला राम मंदिर में दर्शन, पूजन, भजन सब कुछ किया। 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। तो पीएम ने आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के ऐतिहासिक काला राम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया। शबरी के राम, रैदास के राम, कबीर के राम, भक्तवत्सल राम की बात होगी तो पंचवटी में स्थित काला राम मंदिर की चर्चा तो जरूर होती है। बड़ा ही ऐतिहासिक मंदिर है। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले देश के नाम एक संदेश भी जारी किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है, पीएम ने खास तौर पर कहा। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खास संदेश दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो संदेश में ये बातें कही। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। पहली बार मैं जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त किए हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसके सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव। पीएम ने यह खास संदेश दिया है। अयोध्या जाने से पहले पीएम का नासिक के पंचवटी में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि श्री राम ने इसी पंचवटी में कुटिया बनाकर अपना अनुष्ठान शुरू किया था। पीएम मोदी ने आगे अपने संदेश में कहा कि आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे मार्गदर्शन मिला है। साथ ही पीएम ने कहा कि इन महापुरुषों ने जो यम नियम सुझाए हैं उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। पीएम ने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। आगे पंचवटी के बारे में उन्होंने बताया कि पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था।
और साथ ही पीएम ने कहा कि आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की भी जन्म जयंती है। उन्होंने आगे कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक और महान आत्मा का जिक्र किया। आज माता जीजाबाई जी की भी जयंती है, जन्म जयंती। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही पीएम ने अपने संदेश में कहा कि जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। पीएम ने बताया, मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। पीएम ने आगे कहा, साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे। 550 सालों के लंबे संघर्ष और बलिदान की लंबी गाथा में हजारों ऐसे लोग रहे हैं जिनके जीवन का लक्ष्य अपने रामलला के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण रहा। आज वो सपना साकार हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, विध्वंस से ज्यादा ताकत निर्माण की होती है। क्या कुछ खास प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। का ये खास संदेश, श्रमदान करने का उन्होंने संदेश दिया है सभी के लिए। और जिस तरह का अनुष्ठान होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह 11 दिनों का ये विशेष अनुष्ठान रखा है, अपना संदेश दिया है, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं और साथ में हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं, और उन विशेष मेहमान का मैं परिचय कराऊं। कामेश्वर चौपाल जी हैं, जो कि सह सदस्य हैं राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के और इनके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के। और साथ में इनका एक विशेष परिचय मैं ज़रूर बता दूं कि कामेश्वर चौपाल जी वही हैं जिन्होंने कि 1989 में पहला ईंट रखा था। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन और राम राम आपको। मैं आपके पास आता हूं, आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा। विनोद जी, आज बहुत बेहद खास दिन हमारे लिए है कि कामेश्वर चौपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि पहले ज़रा आप ज़रूर इस चीज़ का जिक्र कर दें कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से ये 11 दिन का विशेष अनुष्ठान और किस तरह खास ऑडियो संदेश दिया है। लाल जी, अद्भुत, जो अतुलनीय जो अभी क्षण है जी, राम मंदिर निर्माण के साथ में रामलला विराजमान की, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जी। अभी देश में माहौल देखिए। हाँ, एक दिव्य और भव्य राम मंदिर का जो सपना संजोए हुई है पिछले बरसों बरस से, 500 साल का ये लंबा संघर्ष, सैकड़ों हजारों लोगों का बलिदान,
और इस अभूतपूर्व क्षण के इंतजार में आप सोचिए कई पीढ़ियां बीत गई होगी, और उसमें ये सपने को साकार होते हुए देखते हुए लोगों को जो आज पीएम ने संदेश दिया है, आप कह सकते हैं कि बहुत भावुक पल है। एक एक शब्द जो पीएम के उस संदेश में है, कोई भी, मैं खुद अभिभूत हूँ उन सब चीज़ों को सुन के और सबको बात करते हुए कि पीएम ने किस तरह से उसके ऐतिहासिकता, उसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जो देश और दुनिया में जो लोगों की एक ललक रही है, रामलला की विराजमान के उस मंदिर की स्थापना को लेके जो एक सपना है वो साकार होते हुए देख रहा है लोग। तो आज उन्होंने एक तरह से, आप कहते हैं ना कोई भव्य आयोजन होता है तो उसका एक काउंटडाउन शुरू होता है, तो वो आप कह सकते हैं कि 11 दिन का जो उन्होंने एक अनुष्ठान की बात शुरू की है। और उसके साथ जब आप कह रहे थे निमित्त मात्रम, तो किस तरह से उस भाव को दिखा रहे हैं कि अब पूरे ये प्रभु ने मुझे ये इस तरह का एक आशीर्वाद दिया है, या उन पे एक इस तरह का उनको सौभाग्य मिला है जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधित्व बनने के लिए वो निमित्त रूप में जा रहे हैं। तो ये निमित्त मात्र का जो भाव है, उस भाव को समझने की जरूरत है कि देश और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देश को रिप्रेजेंट करते हुए 22 जनवरी को जब इनका भव्य रामलला मूर्ति का जब वहाँ पे अनावरण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें पूरा देश की जो भावना है वो सारे भावना उनके साथ होगी। बिल्कुल लाल जी, निमित्त मात्रम की हम बात कर रहे हैं विनोद जी, और कामेश्वर चौपाल महाशय भी, मतलब ये सौभाग्य की बात है कि ये भी निमित्त बने थे ईंट का शिलान्यास करने वाले, पहली ईंट डालने वाले। मैं ज़रूर उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। कामेश्वर चौपाल महाशय, आपसे सबसे पहली बात ये कि आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि एक स्वप्न का सत्य हो जाना, और क्या उद्गार आपके इस समय हो रहे हैं जब आप बिल्कुल देख रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देखिए, वास्तव में स्वप्न का साकार ही स्वरूप आज सामने दिखाई देता है। जिस समय में हम लोग राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े थे, जी जी, तो वह समय ऐसा नहीं लगता था कि बड़ी आसानी से ये सारा विषय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस दायित्व को हम लोगों ने ग्रहण किया था जी, वो कई पीढ़ियां पहले से निभा चुकी थी, और लंबा काल का वो संघर्ष था। उस संघर्ष को आजाद भारत में जब प्रारंभ संतों ने किया था, तो अंततः यह संघर्ष आया था विश्व हिंदू परिषद के हाथों। संतों के आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि उसमें जो हमारे सिद्ध संत लोग थे, उनका कहना था कि समय पूर्ण हो गया है, राम मंदिर बनेगा, निरंतर काम में लगे रहो। और हमारे अशोक सिंघल जी जो हमारे नायक थे उस समय इस आंदोलन के, जी, बहुत बड़ी भूमिका थी उनके। हाँ, उनके नायक का जो विश्वास होता है वो ऐसा अडिग विश्वास था कि संत कह दिए तो वो कहते थे कि सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए अशोक जी कहते थे कि मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी, यदि संत ने कह दिया है तो वो सिद्ध होगा ही। जी, अपने काम में लगे रहो, संकल्प का विकल्प मत खोजो, सिद्ध करके ही रोकना है। और मैं समझता हूँ कि आज उसी का परिणाम है, संतों ने जिस बात को कहा था वो आज सिद्ध हुआ है। 22 तारीख को प्रभु राम जी अपने जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को। मैं लौटता हूं आपके पास, आपके उद्गार को तो और ज़्यादा हम लोग सुनना चाहेंगे, और जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो यात्रा पूरी रही है इस पर भी हम लोग बात करेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले ज़रा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में क्या कुछ खास कहा है। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का
अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी, हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। ये भाव विभोर वाले उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑडियो संदेश में दे रहे हैं। ऑडियो में चर्चा को जारी रखते हैं। आगे भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि इनके और जो इनका हिस्सा है ऑडियो संदेश का वो सुनवाता रहूं बीच बीच में, लेकिन चर्चा भी बीच बीच में कर रहे हैं हम लोग। विनोद जी, अभी कामेश्वर चौपाल महाशय ने जिक्र किया कि किस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी और संकल्प को लेकर के कैसा विश्वास था। वो संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री भी बड़े भाव विभोर नजर आ रहे थे अपने ऑडियो संदेश में। विनोद जी, प्रधानमंत्री का जो भाव विभोर आप देख रहे हैं, उसके पीछे जब कामेश्वर चौपाल जैसे कार्यकर्ताओं का जो विश्वास आपने देखा जी, उनके शब्दों में जो विश्वास था, उनके शब्दों में जो इस बात की एक झलक थी कि वो एक संकल्प से सिद्धि कैसे होती है, उसकी बात वो बता रहे थे। लाल जी, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि पूरे देश में आप ये देखिए जो माहौल बना है, ऐसे अवसर तो कई प्रधानमंत्री के साथ में आया था जरूर कि वो चाहते तो वो ये बात कर सकते थे। कामेश्वर जी खुद साक्षी रहे हैं 1984 से, उस समय से जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कई ऐसे मौके आए होंगे जहां लगा होगा कि ये आज बन जाएगा, आज ये बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए कई साल लग गए थे इसको, ऐसे कभी वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, कभी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनी थी बेंच वो नहीं बन रहा था। इतनी बाधाएं, इतनी सारी चीज़ों को पार करते हुए जो कामेश्वर जी कह रहे थे ना कि संतों की वो वाणी थी और वो बात पूरी होनी थी, बात अशोक सिंघल कह रहे थे। तो मुझे भी खुद लग रहा है कि मैं भी कई जगहों पे करीब से मुझे भी देखने का मौका मिला है। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है, तो उसके पीछे ये आत्मविश्वास भी है। लाल जी, मैं कई बार अपन लोग चर्चा में करते रहे हैं इस चीज को कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ। और जब वो माँ गंगा बुलाए थे, वो बनारस में जीतने के लिए माँ गंगा ने नहीं बुलाया था उनको। ये जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर है, उस बात को जब आप कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी, तो विरासत कैसे संभाला जाता है और विरासत की दिव्यता कैसे लौटाई जाती है, ये उसकी एक झांकी है कि जब आप देखते हैं कि पूरे देश की ललक, पूरे जनमानस का अगर कोई अभी इस दौर में आकर्षण है तो वो सिर्फ राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो अवसर है। बिल्कुल। इसलिए आज से प्राइम मिनिस्टर मोदी उस काला राम मंदिर से शुरू किए हैं अनुष्ठान से, जहां काला राम मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह हुआ था। जी, ये इतिहास को भी हमें जानना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस काला राम मंदिर के लिए सत्याग्रह किया था, जहां पे अछूतों का प्रवेश के लिए एक तरह से उन लोगों ने वर्जित किया। उस समय में एक धारणा थी लोगों को। और वो मंदिर जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि जब आप कहते हैं ना सबरी के राम, रैदास के राम, रसखान के राम, रहीम के राम, वो राम की जो दिव्यता है, वो सबके राम, जब समाज के सारे लोग, सामाजिक भागीदारी के राम, जो समाज के भक्ति के राम, उस राम की बात जब आप करते हैं, तो उसको पुनर्स्थापित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी आज काला मंदिर के उस प्रांगण में जाके अनुष्ठान करते हैं और 11 दिनों की जो अपनी अनुष्ठान है उसकी आज से शुरुआत करते हैं। बाकी बात तो चौपाल जी हमसे ज्यादा मैं बिल्कुल उनके पास जा ही रहा हूँ, कामेश्वर चौपाल महाशय के पास जा रहा हूँ। मुझे ये जानकारी मिली है कि आप अभी भी कोई ख़ास कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। बिहार से आपका नाता है, बिहार भगवान श्री राम का जो मिथिलांचल था वो ससुराल था,
आप अभी भी इस समय के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आप व्यस्त भी थे, लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं चाहूंगा जरूर उस विशेष अनुष्ठान के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश में राम और सीता जी दोनों ही इस देश का प्राण तत्व है जी। जन जन के मन में राम है और हर प्राण में सीता है। राम जब आता है तो व्यक्ति को आराम मिलता है, राम जब जाता है तो व्यक्ति बेराम हो जाता है। तो जैसे राम की प्रतिस्थापना में 500 वर्ष लगा और लोगों ने प्रतिस्थापित करके आज जिस प्रकार का उत्साह का, उमंग का, उल्लास का वातावरण है, लगता है कि आज से लाखों वर्ष पहले जब राम लंका विजय करके आए थे, उस समय जो अयोध्या का उल्लास था तो वो केवल अयोध्या में उल्लास था। और आज तो लगता है कि पूरे भारत वर्ष में ये उल्लास है। लगता है कि राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ रहे हैं जी। उसी तरह से माँ जानकी, जो उनकी माँ जानकी जो हमारे मिथिला की समझिए कि बेटी थी, तो माँ जानकी भी जब यहाँ से गई थी तो माँ जानकी लौट के नहीं आई थी। और इस समय मैं एक घटना सुनाऊं आपको। जरूर। जब मैं राम जन्मभूमि पर में जो आज अनुष्ठान हो रहा है, 22 तारीख को होने वाला है, तो उससे पहले हुआ था कि जो प्रतिमा वहां प्रतिष्ठापित होगी, उस प्रतिमा के लिए देश भर से पत्थर खोजे जा रहे थे। हम लोगों से कहा गया कि आप चले जाइए नेपाल के अंदर जो गंडकी नदी है, वहां का जो देव पत्थर है, उससे जब प्रतिमा बनेगी तो वो शांति, सुख और समृद्धि का द्योतक होगा, इसलिए वहां से लाए। वहां से हम लोगों जब प्रतिमा लेकर के चले थे तो बिना किसी प्रचार का, बिना किसी प्रसार का, किसी प्रकार की सूचना का केवल लोगों को जानकारी मिली थी कि राम जी की जो प्रतिमा बनने वाली है वो पत्थर नेपाल से चल के अयोध्या जाने वाला है इस मार्ग से। लग रहा था कि उस समय की त्रेता युग लौट के आ गया जी। जनकपुर से लेके अयोध्या तक 1 इंच भूमि खाली नहीं कहीं दिखाई दी। आवाज लोग रोड के किनारे आके खड़े थे और सबको लगता था, संजोग ऐसा था कि उसमें 2 शिलाएं थी। एक शिलाएं जो बड़ी थी और वो चामले रंग की थी, दूसरी शिलाएं थोड़े गोरे रंग की थी और वो छोटी थी। लोगों को लगा कि नहीं, भगवान त्रेता के बाद अब आए यहाँ से और हो सकता है कि सीता और राम दोनों जा रहे हैं। अच्छा। एक झलक देखने के लिए और छूने के लिए लोग लगता था कि अपने सब कुछ छोड़ के दौड़ रहे हैं। और ये स्थिति इतना भावुक करने वाली थी कि जब मैं बिहार के सीमा को पार कर रहा था, रात्रि 10 बज रहा था, उस समय 5 लाख से अधिक लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर उस यात्रा को छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए थे। उसमें जो माताएं थी, बहनें थी, वो ऐसी भावुक थी कि लगता था कि सीता जी को विदाई करके छोड़ने जा रही है। अनुपम दृश्य। कहती थी कि माँ सीता धरती से आई और धरती में समा गई, उनका कोई नहीं हुआ। और उसी दिन मेरे मन में एक संकल्प जगा कि नहीं, वास्तव जहाँ माँ सीता का प्रागट्य हुआ था, उस भूमि को, जैसे राम की जन्मभूमि को हम लोगों ने भव्यता और दिव्यता के साथ बनाया और 22 तारीख को प्रभु राम उसमें प्रतिष्ठापित होंगे जी, वैसे ही हम इस संकल्प में लगे हुए हैं कि हम सीता के भूमि को भी उसी प्रकार से भव्य दिव्य बनाएंगे
और ऐसे ही संसार में हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा जी। वहाँ राम रहेंगे। हाँ। और यहाँ सीता की भूमि भी उतने ही पावन ढंग से अद्भुत भव्यता और दिव्यता के साथ प्रतिष्ठापित होगी। बिल्कुल। और वो जो प्रयास आपका अभी है, जो मैं तैयारी की, अभी जो मैं प्रयास कर रहा था कि सीता से आज भी राम का जो जुड़ाव है वो अभिन्न है। हमारे लिए सौभाग्य है कि मैं मिथिला का हूँ, तो राम हमारा परमात्मा भी है, हमारे राजा भी है, और राम हमारे घर के कुटुंब भी है। बिल्कुल। हमारे मिथिला के लोग जी, राम को अपना संबंधी मानते हैं। हाँ, और मिथिला में दुल्हा जी कहते हैं उनको। जो घर जमाई है उनके स्वागत, उनका सम्मान तो जबरदस्त होता है जी। तो उन दुल्हा का गृहवास हो रहा है, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। जी जी जी। अभी जहाँ सीता जी का जन्म हुआ है वहां से जी जो संदेश होना चाहिए उस संदेश की तैयारी कर रहे थे जी। कल हम लोग यहाँ से विदा होंगे जी। लगभग 500 लोग 100 गाड़ियों से सारा संदेश लेकर जाएंगे और ये भेंट हम राम जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। यह हमारी ओर से भेंट है, अनमोल भेंट, मिथिला के सभी साधु संत और समाज की ओर से जा रहा है। अनमोल भेंट है। मैं और भी आपसे इस पर मैं आपसे और भी बात करूंगा, विनोद जी से भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री ने जो ऑडियो संदेश दिया है उसका एक और हिस्सा हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। क्या कुछ इस मौके पर खास कहा है प्रधानमंत्री ने। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था, और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। निमित्त मात्रम प्रधानमंत्री का ये जो ऑडियो संदेश है, जिस तरह से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जीवन से, उनकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री ने जोड़ा है, वाकई अद्भुत है। चर्चा जारी रखते हैं। विनोद जी, अभी हम कामेश्वर चौपाल जी से सारी चीज़ें सुन रहे थे और लगता है कि बस सुनते ही रहें। जब वो सुनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर पूछना चाहूँगा कि देखिए कि अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है 550 सालों के संघर्ष के बाद, जो 550 सालों का इतिहास रहा हम सब जानते हैं, तो आज कुछ अलग अलग लोग आ जाते हैं अलग अलग दावे लेकर के, जो 550 सालों में कहीं दिखे नहीं। अब आकर के अलग अलग चीजें कहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं किया वो नहीं किया, जबकि जो बताते हैं वृत्तांत कामेश्वर चौपाल जी, वो तो दास्तां कुछ और है। लाल जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं कामेश्वर जी जब भी बता रहे थे मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि इस देश ने जनभावनाओं को किस तरह से दुत्कारा, इस देश ने जनभावनाओं को किस तरह से निराश किया। ये बात जब आप कहते हैं तो आप सोमनाथ मंदिर आपको जाना पड़ेगा। इतिहास के सामने में ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या इस विध्वंसों को आप इसी तरह अपने पीढ़ियों के लिए छोड़ते जाएंगे, या इस जो भारत का जो एक गौरव है, भारत की सांस्कृतिक जो वैभवता जो उसकी रही है, उसकी एक झांकी के जो हमारे इतने गौरवशाली हमारे प्रतिष्ठान थे वो विध्वंस में पड़े हुए थे। और जब उसकी शुरुआत हुई निर्माण की, जब सरदार पटेल की तरफ से हो, मुंशी जी की तरफ से हो, या बाबू राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर उस समय में जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से हो, वो पहल जब शुरू हुई थी तो नेहरू जी किस तरह से उसको विरोध करने के लिए आए थे कि आप
भावना के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर ये देश जन भावना के साथ नहीं जाएगा तो फिर देश का अस्तित्व क्या रहेगा। बिल्कुल। ये बात कहते हुए जब वो राजेंद्र प्रसाद से जब नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने कहा था, जो बात आप अपनी रिपोर्ट में भी कोट कर रहे थे, कि विध्वंस से बड़ी ताकत निर्माण की होती है। हाँ। और क्या आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की अपना एक धर्म है, अपनी उस धर्म की एक मर्यादा है, दूसरे के धर्म को सम्मान करना एक उचित बात है, लेकिन उसके एवज में लोग अपना धर्म भूल जाए, ये उचित नहीं है। और वो जब बात होती है तब कुछ लोग कहते हैं, ये सवाल करते हैं कि धर्म को राजनीति में मिलाया जा रहा है। जो मैं कामेश्वर जी का सुन रहा था कि धर्म और राजनीति की बात आप देखिए कि अगर धर्म में राजनीति नहीं है तो फिर वो राजनीति में धर्म नहीं है तो राजनीति तो क्रूर हो जाएगी, उसमें तो कोई उसका कोई एक तरह से नैतिकता उसमें होगी नहीं। जब गांधी जी जैसे लोग कह रहे थे कि मैं सनातनी हूं और मुझे सनातनी होने पे गर्व है, तो इस बात को गांधी जी के ही अनुसरण करते हुए कांग्रेस पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। इस बात को समझने में जब वो धर्म और राजनीति की बात करते हैं तो बात देखिए, करोड़ों लोगों की जो 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां गुजर गई होगी राम मंदिर आंदोलन में, तो धर्म के बाद पहले जब तक उसमें राजनीति नहीं आई थी तब तक वो चेतना और जनभागीदारी सड़क पे नहीं आई, ये आंदोलन नहीं बना, ये उसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी जो पूरे देश की भावना इसमें जुड़ी थी। तो इस बात को समझते हुए आज अगर मान लीजिए तर्क देखिए कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जब उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है जी, उनका अब तर्क है कि शंकराचार्य इस बात से सहमत नहीं है इसके तिथि से, इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है कि देश के शंकराचार्यों का स्पष्टीकरण आ चुका है। अब ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को इन शंकराचार्यों की ढाल लेने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि आपके मन में जो चोर है आप सीधे सीधे नहीं जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप शंकराचार्य को ढाल बना रहे हैं। बिल्कुल। तो कामेश्वर जी आपको बताएंगे कि ये मंदिर का आंदोलन जिसमें समाज के लोगों का आंदोलन था, जिसमें ये देश की जो अपनी चेतना थी वो चेतना जब जगी थी तब ये देश की शुरुआत हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने संदेश में विवेकानंद की जिक्र करते हैं जी। तो विवेकानंद एक दौर में उस चेतना को जगाए हुए थे और वो जब चेतना को जगाया तब देश में जो एक स्पिरिट शुरू हुआ लड़ने का अपने देश के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जब देखा उसमें विवेकानंद जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो वो चेतना किस तरह से जगा, ये बात आप कामेश्वर जरूर, ये चेतना किस तरह से जगा कामेश्वर चौपाल महाशय, ये इस पर भी खास तौर पर विशेष रूप से बात। और दूसरी बात ये भी कि जो विनोद जी जिक्र कर रहे थे कि देखिए आज ना अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। कोई आता है रामचरितमानस के बारे में कुछ कह जाता है, कोई आता है कहता है मंदिर का क्या उपयोग है, इस तरह की बातें कह करके चला जाता है। जबकि किस तरह से ये जो चेतना जगी और इस चेतना किस तरह से ये समवेत चेतना थी और उस समवेत चेतना में विभाजन का जो ऐसा प्रयास होता है तो निश्चित रूप से आश्चर्य होता होगा आपको भी। देखिए, चेतना का जहां तक प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि देश की इतिहास काफी लंबी है जी। हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद इस देश में सभी समाज के लोग लड़े, पूरा देश लड़ा, खंड खंड में लड़ा। प्रारंभिक समय में तो कई विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह से लेकर सन्यासी विद्रोह तक, और एक साथ चेतना जागृत कैसे हुई थी। यदि आप सन्यास विद्रोह के तरफ देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह में एक गीत गाया गया था जी, जिस गीत का उल्लेख बंकिम चंद्र ने अपने पुस्तक आनंद मठ में किया था। जी जी, वंदे मातरम का। बिल्कुल। तो वो वंदे मातरम गीत ऐसा चेतना जागृत किया देश में कि हम सबों को लाखों वर्ष पूर्व की जो चेतना थी वो सबको जागृत कर दिया। हम सबको एहसास होने लगा कि हमारे पुरखों ने इस धरती को केवल भूमि नहीं माना है, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस धरती को मातृवत माना है। माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा। बंकिम चंद्र के एक शब्द भारत के बोध से जो चेतना जागृत हुई थी जी, वो संपूर्ण देश को जगा दिया था।
देश के नौजवान के अंदर ये फीलिंग्स पैदा कर दिया था कि भारत हमारी माँ है और हमारी माँ हमारे कोटि कोटि पुत्रों के रहते हुए भी गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई है। हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस भारत माता को गुलामी से मुक्त कराएंगे, ये चेतना जागृत हुआ था। वैसे ही राम जन्मभूमि की चेतना आज ये कांग्रेस इसको भूल रही है। इसमें आजादी की चेतना राम नाम से ही गांधी ने जागृत किया था। जब गांधी जी जाते थे कांग्रेस के प्रचार करने तो बैठकों में पहले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की बात करते थे और राम के नाम की चेतना जागृत करके ही कांग्रेस को एकदम नीचे तक ले गए थे गांधी जी। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिस राम नाम के महामंत्र के कारण से देश में व्यापा था, जिस मंत्र के उद्गाता गांधी थे, आज वही कांग्रेस राम को छोड़ दिया। लेकिन गांधी में जो गांधी था उसको लगा करके देश को ठगने का काम कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि राम राम की जो चेतना, राम नाम की जो चेतना है जी, वो वैसी ही चेतना है जी, जैसी चेतना भारत हमारी माँ है जी, और हम उसके पुत्र रूप समाज हैं जी। वह आजादी के समय हमारे देशों के जवानों के मन में जब आया था तो हम 7 समुद्र पार कर दिए थे अंग्रेज को यहाँ से। ठीक वैसे ही यह जो राम नाम की चेतना अभी जागृत हुई है वो हमारे समाज से जाति का, पाति का, अगरा का, पिछड़ा का, ऊंच का, नीच का सबको समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। क्योंकि उस राम नाम की चेतना से 140 करोड़ के नागरिक द्वारा चुने हुए जो प्रधानमंत्री है वो चेतना ग्रस्त हो गए हैं जी। और वो काला राम के मंदिर से जो प्रारंभ हुआ है जी, वो समझिए सामाजिक समरसता का ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जहां पर अंबेडकर ने पानी पी के लिए अनशन किया था, पानी पीने के लिए, और वहीं से प्रधानमंत्री ने चेतना जागृत करने के लिए आज राम का वो संकल्प लेकर के चले हैं। मैं समझता हूं उनका यह स्थान सफल होगा और देश राम के महामंत्र में जैसे राम राज्य में सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे जी। और राम राज तब आया था जी। जब राम सबरी को माता कहने के लिए और अपने समाज के कमजोर बंधु को तुम मम प्रिय भरतसम भाई कहकर गले लगाने की स्थिति पैदा किए थे। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का यह अनुष्ठान समाज में प्यार का, बंधुता का, समता का, समरता का संदेश देगा। राम राज की प्रतिस्थापना की दिशा में ये समाज को का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिल्कुल ये साबित होगा। आपने माता शबरी का उदाहरण दिया है, निषाद राज जिनको मित्र मानते, जो मित्र थे प्रभु श्री राम के, उनका उदाहरण है। इन सब बातों पर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रधानमंत्री का जो ऑडियो संदेश है उसका हिस्सा भी सुनवाएंगे और इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने बताया था कि प्रधानमंत्री का जो ऑडियो संदेश है उन्होंने ये बोला था कि 550 साल तक हजार लोगों ने जो सपने देखे थे वो 22 तारीख को साकार होने वाला है। वो संदेश सुन लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने
वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। तो ये संदेश आपने प्रधानमंत्री का सुना, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। विनोद जी, जिस तरह प्रधानमंत्री संदेश देकर कह रहे हैं कि देखिए सपना साकार हो रहा है, और ऐसे समय में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने ही हैं, लेकिन वो जब अलग स्वर रखते हैं तो आपको लगता नहीं कि वो खारिज हो जाते हैं? उनका स्वर जो है वो नक्कार खाने में तूती की तरह बिल्कुल खारिज हो जाता है। कि ये देश के आत्मा की आवाज़ है, ये इस देश की जनभावना की आवाज़ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इस 11 मिनट के जो ऑडियो संदेश में आज कह रहे थे, उसी भावना को, उसी भाव को रख रहे थे। दिक्कत ये है कि कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, और कुछ लोग सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। उनको सुनाना बड़ा मुश्किल। वो लोग जो इस धड़कन को, इस जो उत्सुकता है लोगों में, इस जो उल्लास है लोगों में, उसको देख के भी अनदेखी करने की कोशिश कर रहे हैं इस राजनीति की विचारधारा को लेकर। उनकी बंदिशें हैं, उनकी अपनी एक मजबूरी है। कि उनकी मजबूरी की बात मैं जस्ट ये बताऊं कि ये क्यों मजबूरी है जी। ये इसलिए मजबूरी है कि वो अब तक, माफी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल सेतु, जो कि बिल्कुल प्रसिद्ध अटल सेतु है, कई मायनों में बेहद खास है, उसका उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, और महाराष्ट्र के दौरे पर पहले नासिक में थे और अभी मुंबई में हैं। और मुंबई में प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर ये जो अटल सेतु है, इसकी कई विशेषताएं हैं। हम ज़रूर उन विशेषताओं के बारे में भी आपको बताएंगे कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा सेतु है, सबसे लंबा सेतु ये समुद्र के ऊपर अटल सेतु, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी अभी ये किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अटल सेतु कितना अहम है, कितनी इसकी विशेषताएं हैं, कितना उपयोगी है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई के बारे में हम आपको बताएं, करीब करीब 22 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ये अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवार, ये जो अटल सेतु है, इसका पूरा नाम है। ये मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस प्रसिद्ध अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करीब करीब 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर, इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा ये समुद्र के ऊपर ही है, और जो 5.5 किलोमीटर हिस्सा है वो जमीन के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा समुद्री पुल है। 6 लेन वाला ये पुल है, रोड ब्रिज है 6 लेन वाला, और इसमें मुंबई और नवी मुंबई उसको जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है शहरी परिवहन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का, और नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। और इसी विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा शेवा अटल सेतु रखा गया है। ये पूरा नाम है अटल सेतु का। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, करीब करीब 22 किलोमीटर मान लीजिए आप, और 6 लेन वाला है, 16.5 किलोमीटर लंबा। ये समुद्र के ऊपर ही है और
करीब करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया गया है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी कि मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय इससे काफी कम हो जाएगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन तो किया ही, और उसी दौरान ये प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अटल सेतु के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली ये प्रदर्शनी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उसे देख करके कई बातों को समझा है। इस प्रदर्शनी के जरिए इस अटल सेतु के बारे में, जो कि प्रसिद्ध अटल सेतु है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई को जोड़ने वाली ये अटल सेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी भूमिका वहाँ की कनेक्टिविटी में, ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी भूमिका इस पुल की। उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी में उन बारीकियों को देखा, समझा, जानकारी ली। और इस अटल सेतु के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और इस पुल को पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष, बेहद खास ये अटल सेतु है। महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश की अर्थव्यवस्था में भी ये काफ़ी अहम योगदान देगा। और जैसा कि हमने बताया कि मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को बहुत आसान, और इस यात्रा में लगने वाला समय, और फिर बात सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई की नहीं है, वो रास्ता फिर आगे चल करके पुणे, गोवा के लिए भी जाता है। तो उस यात्रा में भी समय को काफ़ी कम हो जाएगा, यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, समय की बचत होगी। और 6 लेन वाला है, अत्याधुनिक है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कितनी सुविधा इसकी होगी। और पहले जब ये अटल सेतु नहीं था तब कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी, ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, ईंधन की खपत काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब उन सब चीज़ों से मुक्ति इसके ज़रिए मिल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। आप देख सकते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले इस अटल सेतु का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि ये जो अटल सेतु है, इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री प्रायः कई बार ये बात कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का मैं शिलान्यास करता हूँ, प्रयास रहता है कि उसका उद्घाटन भी करूँ। तो ये एक और कड़ी जुड़ गई इस बात में कि इस अटल सेतु का उन्होंने शिलान्यास भी किया था और आज उस अटल सेतु का उद्घाटन भी किया। और ये वही अटल सेतु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान आज उद्घाटन किया है। ईज़ ऑफ मोबिलिटी, यानी कि यात्रा में सुविधा। और जो इसकी खासियत है, विशेषताएं हैं, वो हम आपको बता चुके हैं कि 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 16.5 किलोमीटर पानी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर। 6 लेन वाला रोड ब्रिज है ये, मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। और मुंबई और नवी मुंबई के बारे में हम आपको बताएं तो
जैसे मुंबई महानगर है तो उसके पास में ही नवी मुंबई एक उपनगर का निर्माण हुआ है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच जो ये सेतु है, अटल सेतु है, ये लाइफ लाइन की तरह अब हो गया है, एक जीवन रेखा। और मुंबई से नवी मुंबई ही नहीं बल्कि उसके आगे भी, आपको चाहे उसके आगे पुणे जाना हो, गोवा जाना हो, कोंकण का इलाका जाना हो, तो वो वही रास्ता है और उस रास्ते पर जाने में अटल सेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उद्घाटन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि लोग अब इसका पूरा उपयोग करेंगे, लोगों को पूरी सुविधा होगी। और इन्हीं चीज़ों के बारे में अवलोकन भी किया प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में। तो जो प्रधानमंत्री का विज़न है शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज़ ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाने का, इसी विज़न के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा शेवा अटल सेतु रखा गया है। संक्षेप में हम लोग इसको अटल सेतु बोलते हैं। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर ये है और लगभग 5.5 किलोमीटर ज़मीन पर बना है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु के निर्माण की लागत की बात करें तो 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत इसमें आई है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा, उससे आगे आप बेंगलुरु जाएं, केरल जाएं, उसमें लगने वाले समय को भी ये कम कर देगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और तकनीक तो है ही, साथ में ये पर्यावरण मित्र भी है, यानी पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो ये विशेषताएं अटल सेतु की हैं, जिसमें कि आधुनिकता भी है, पर्यावरण को संजोने का कार्य भी है, लोगों को सुविधाएं भी हैं और देश के निर्माण में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को लेकर के इस पुल की तो बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में पहले वो नासिक गए, नासिक के बाद वो मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई में इस अटल सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है। आज मुंबई में और भी उनके कई कार्यक्रम हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन ये अटल सेतु जो है ये अपने आप में बहुत ही विशेष है। इसकी विशेषताएं जो हैं वो हमने आपको बताई कि किस तरह से कितना विशेष है ये अटल सेतु, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके महत्व है, किस तरह से ये मददगार होगा लोगों को, लोगों की यात्रा में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में, लोगों की यात्राओं को, सफ़र को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेतु का उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, समझा है, जानकारी ली है कि किस तरह से ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लोगों को इससे सुविधा होने वाली है। प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री जानकारी लेते हुए और वहाँ पर जो उपस्थित अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये आप भी देख सकते हैं कि ये जो प्रतिरूप है, मॉडल है इस अटल सेतु का, वो प्रधानमंत्री गौर से देख रहे हैं। तो इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नासिक भी गए थे और अब मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं और मुंबई में
30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका कि उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बड़ी सौगात का दिन है, उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात का दिन है। उस सौगात में जो सबसे बड़ा नाम है वो अटल सेतु ही है। उस अटल सेतु की आप विशेषताएं देख सकते हैं और उपयोगिता इस अटल सेतु की जो होनी है वो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण, जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। तो अटल सेतु, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बेहद ख़ास है और देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री पुल, और सिर्फ समुद्री पुल ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर के ये देश का सबसे लंबा पुल है अभी तक का। 21.8 किलोमीटर, यानी कि करीब करीब आप मान के चलें 22 किलोमीटर का ये पुल है। और देखिए किस तरह पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर ये आपको मॉडल में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि इस अटल सेतु के निर्माण में आधुनिकता के साथ साथ किस तरह से पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। तो पर्यावरण का जिस तरह से ख्याल रखा गया है, इसका साफ मतलब है कि जो सतत विकास की बात आती है, जिसमें कि हम कहते हैं कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या कम से कम नुकसान के साथ जो विकास हो, उस विकास के तहत ये जो अटल सेतु है ये अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में यह एक नमूना है कि किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, तेज़ विकास कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान से भी बचा सकते हैं। पर्यावरण के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए कैसे विकास कर सकते हैं, इसका ये एक बड़ा नमूना है। आप मॉडल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली दिख रही है और किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बहुचर्चित अटल सेतु, प्रसिद्ध अटल सेतु और बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी में ये अवलोकन किया है और अवलोकन में उन्होंने बहुत ध्यान से इसे देखा है। उद्घाटन के दौरान प्रदर्शनी और किस तरह से ये जो अटल सेतु, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जब उन्होंने कुछ देर पहले उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, मौजूद हैं। राज्यपाल महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और इस निर्माण परियोजना से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने इस अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और कुछ खास बातें ये हैं कि ये जो अटल सेतु है, इस पे ये जितनी दूरी है, इतनी दूरी को तय करने में पहले लगते थे करीब करीब 2 घंटे और अब लगेंगे करीब करीब 15 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उपयोगी है ये पुल, कितना महत्वपूर्ण है, और वो भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया अटल सेतु का, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये कही जा सकती है। और सिर्फ इसी की विशेषता नहीं, ये आगे के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि जब कभी आप ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम करें तो आप ज़रूर यह ध्यान रख सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से तेज़ विकास हो सकता है, किस तरह से आधुनिक विकास हो सकता है। ये अटल सेतु अपने आप में ये कहानी बता रहा है।
अटल सेतु के जरिए यह संदेश है कि विकास पर्यावरण को संरक्षित करके भी किया जा सकता है और छोटा मोटा नहीं, बड़ा विकास किया जा सकता है। अटल सेतु का निर्माण अपने आप में यही कहानी बता रहा है। और जहाँ तक का इस अटल सेतु के महत्व की बात है, तो इससे मुंबई से लेकर के पुणे, गोवा, दक्षिण भारत, बिल्कुल वहाँ तक का सफ़र आसान बन जाएगा। और इसमें एक बात और ख़ास है कि जो सुरक्षा का इंतज़ाम है वो भी बहुत ही ख़ास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वाले 190 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये भी उस पुल की एक बड़ी विशेषता है। आज के दौर में सुरक्षा को लेकर के CCTV का कितना महत्व होता है, CCTV कैमरे का हम सब जानते हैं। तो 190 CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं, ये भी इसकी विशेषता है। और हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि ये देश का तो सबसे लंबा पुल बन गया है। समुद्र पर देश का सबसे लंबा पुल, और वैसे भी कुल मिलाकर भी देश का सबसे लंबा पुल है। और अगर विश्व में इसके स्थान की बात करूं तो विश्व का ये 12वां सबसे लंबा समुद्र तल पर बना हुआ पुल है। समुद्र पर बनने वाला 12वां सबसे लंबा पुल दुनिया का, जो कि ये अटल सेतु बना है। 6 लेन है और रोज इस पुल से 70,000 से भी अधिक गाड़ियों का आवागमन हो सकता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। कुछ और जो रोचक बातें हैं, आप जानते हैं कि फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर है और एफिल टावर में स्टील लगा है। तो इस पुल को बनाने में एफिल टावर की तुलना में 17 गुना स्टील लगाया गया है। और एफिल टावर से तुलना की तो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से भी तुलना कर लेते हैं। हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल इसमें किया गया है अटल सेतु को बनाने में। और कंक्रीट की बात करते हैं तो अमेरिका का जो विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे 6 गुना ज़्यादा इसमें कंक्रीट लगाया गया है इस पुल के निर्माण में। अगर थोड़ा सा डेटा की बात करूं तो 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील, जो कि हम बात कर रहे थे कि हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज़्यादा, और जो एफिल टावर है उससे 17 गुना ज़्यादा स्टील लगाया गया है। तो स्टील की जो मात्रा है वो 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील इस पुल में लगाया गया है। मजबूती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और सीमेंट जो है वो 5,04,253 मीट्रिक टन सीमेंट का भी इसको बनाने में उपयोग किया गया है। एक ख़ास बात का और ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि ये अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप हो, हाई टाइड हो, उच्च ज्वार, तेज़ हवा हो, जो तूफान, साइक्लोन ये सब आते हैं, इन सब के दबाव का असर नहीं होगा। तो कितना सुरक्षित इसे बनाया गया है, कितना मजबूत बनाया गया है, ये आप समझ सकते हैं। तो किस तरह से ये आपदा से सुरक्षित है कि इस पर भूकंप का असर नहीं होता, हाई टाइड का असर नहीं होगा, उच्च ज्वार का, तेज़ हवाओं के दबाव का असर नहीं होगा, यानी कि साइक्लोन है, कोई और तूफान है, उन सब का इस पुल पर असर नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपदा से कितना सुरक्षित पुल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार समुद्र में हाई टाइड आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, साइक्लोन कई बार उठते हैं, लेकिन उन सब से इस पुल को बिल्कुल सुरक्षित बनाया गया है।
इतना मजबूत बनाया गया है, सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए हैं कि इस पुल पर ऐसी आपदाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में एक नमूना है कि आज के भारत में जो निर्माण कार्य होता है उसमें एक तरफ देखिए पर्यावरण का संरक्षण, दूसरी तरफ इतना आधुनिक और इतना मजबूत पुल का निर्माण जिस पर कि आपदा का भी कोई असर नहीं होने वाला है। तो इस पुल पर यात्रा करते समय यात्री बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपदा रोधी पुल बनाया गया है। इसमें आपदा से का सामना करने की पूरी ताकत है। बहुत ही मजबूत पुल बनाया गया इसको। एक और विशेष जानकारी है कि इस पुल को बनाने के लिए एक ख़ास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और ये मटेरियल जो होता है इसको परमाणु रिएक्टर को बनाने के लिए, तो परमाणु रिएक्टर कितना मजबूत बनाया जाता है हम सब जानते हैं, ताकि उसमें से लीकेज ना हो। तो उस ख़ास मटेरियल का नाम भी बताऊं तो एपॉक्सी स्ट्रैंड्स, उस ख़ास मटेरियल का नाम है एपॉक्सी स्ट्रैंड्स, जिसका इस्तेमाल करके इस पुल को बनाया गया है। तो मजबूती का कितना ख्याल रखा गया है जब हम बात करते हैं कि उस सामग्री से इसे बनाया गया है, उस मटेरियल से बनाया गया है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत सामग्री है ये, जिससे कि इस पुल का निर्माण किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को इस पुल को समर्पित किया तो निश्चित रूप से वो गौरवशाली क्षण है, जिसमें कि भारत में ऐसा निर्माण हुआ है अटल सेतु के रूप में, जिसका उदाहरण दिया जा सकता है, जिसके उदाहरण पर आगे कई निर्माण किए जा सकते हैं। और वो उदाहरण है एक तरफ अभूतपूर्व मजबूती का और दूसरी तरफ पर्यावरण के संरक्षण का। किस तरह से इस अटल सेतु में किन चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है, इन बारीकियों को समझने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, आप उसी की तस्वीरें देख रहे हैं। बारीकियों को किस तरह प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी के जरिए समझ रहे हैं, और आप भी एक नज़ारा ले सकते हैं कि किस तरह से इस पुल का मॉडल है, यह पुल दिखता कैसा है, इस पुल की क्या विशेषताएं हैं। ये तमाम चीज़ें आप भी तस्वीरों के ज़रिए तो समझ ही सकते हैं, और जो इससे जुड़ी विशेष जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो भी अपने आप में पूरी कहानी को बताता है कि किस तरह से ये पुल कितना ख़ास है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है और कितना मजबूत है। इस पुल के बारे में अगर हम आपको कुछ और जानकारी दें, और लगातार हम जैसे जानकारी दे रहे हैं कि ये आप इसे एक ऐतिहासिक क्षण भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा पुल है। तो इस पुल के बारे में कि और क्या कुछ ख़ास है इस पुल को लेकर के, इसका सफ़र कैसे रहा, कैसे निर्माण हुआ, मुंबई से हमारी संवाददाता फ़ोन लाइन पर श्यामा मिश्रा जुड़ गई हैं। श्यामा से ज़रूर थोड़ा सा जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। श्यामा, ये प्रधानमंत्री ने ही शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने ही उद्घाटन किया। इसके निर्माण के सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए लालचंद्र, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जो ब्रिज है, इसकी ज़रूरत बहुत लंबे समय से एक फील हो रही थी, और इसकी बातचीत भी बहुत लंबे समय से चल रही थी। यानी कि 1960 की बात हम कर रहे हैं, जब ये बातचीत चल रही थी कि ऐसी एक ब्रिज को बनाना चाहिए, लेकिन कई सारे कारणों के वजह से ये चीज फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई, और ये ब्रिज का शिलान्यास या कुछ भी काम नहीं हो पाया। फाइनली हमने देखा जब सरकार बदली और एक जो इंटेंशन की हम बात करते हैं,
कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों में जो एक इतनी तकलीफ भरी जो सफर थी उसे कम करने की एक बात करते हैं जी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करने के बाद में काफी लंबा समय चला ये ब्रिज बनते हुए में, सागरी पुल को बनते हुए में, क्योंकि इसमें कई सारे चैलेंजेस थी। सबसे पहली बात तो ये ब्रिज जो है MTHL समुद्र का भारत का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा पुल माना जा रहा है, क्योंकि 16 किलोमीटर से ज्यादा ये समुद्र पर बना हुआ है और इसके अलावा जो 21.8 किलोमीटर के अलावा जो 16 किलोमीटर के अलावा है किलोमीटर, वो लैंड पे बना हुआ है। हम लैंड की बात तो हम जब करते हैं तो हम समझ सकते हैं वो एक कन्वेंशनल चीज है, वो हमेशा की जाती है, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। लेकिन जब आप समुद्र की बात करते हैं तो उसमें हाई टाइड, लो टाइड, समुद्र की स्थिति, कितना आप उसको डिग करते हैं, कितना पाइल्स लगाते हैं, पिलर्स आपके कितने लगने वाले हैं उसमें, ये सभी चीजों की स्टडी जब आप काम करते हैं तब क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक समय पर इसका काम शुरू हुआ। ऐसे समय में हमने कई बार देखा कि बहुत सारी चीजों की वजह से, जैसे जो आसपास के लोग रहते हैं, जो समुद्री जो मछुआरा की कम्युनिटी है या जो लोकल कम्युनिटीज है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया। तो उनको भी सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ये ब्रिज बनना शुरू हुआ। ये ब्रिज बन ही रहा था कि बीच में हम देख रहे थे कि कोविड की महामारी आ गई। कोविड की महामारी जब आई तो लॉकडाउन के समय में इसका काम रोक दिया गया। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से ईज हुए, लॉकडाउन थोड़ी सी ईज हुई, ये काम इसका पूरी तरीके से फिर शुरू हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि जो इसमें कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, वो कितने डेडिकेटेड थे कि इस काम को उन्होंने उतने डिफिकल्ट समय पे उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में ये पूरी तरीके के अगर हम टाइमलाइन को देखें तो सिर्फ 8 महीने के डिले की वजह से ये पुल डिले हुआ है, नहीं तो ये बिल्कुल जिसका लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य पर ही बना है। और 8 महीने क्योंकि कोविड बीच में आया था उसकी वजह से ये डिले हुआ। आज जब हम देख रहे हैं कि ये पुल अब लोगों के लिए इसका लोकार्पण हो चुका है, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के समय में ऑफिशियल्स थे, स्टाफ थे, लेबरर्स थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पास बुलाया प्रधानमंत्री ने उनसे बात की कि अपने अनुभव साझा करें। क्या आप जब आप कौन यहाँ पर सबसे लंबे समय से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन के समय से कब सबसे ज्यादा लंबे समय कौन है, तो काफी उत्सुकता में लोगों ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के समय में भी काफी सारे जो लोग थे वो मौजूद थे और आज भी वो यहाँ पर उपस्थित थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद किया कि ऐसे डिफिकल्ट समय में, ऐसे मुश्किल समय में जब कोविड हो रहा था पूरे देश में, उस समय में भी इन्होंने काम किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। इससे पहले, मुंबई से पहले प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं तो नासिक में थे, और नासिक में जो प्रसिद्ध कालाराम मंदिर है वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए, भजन भी गाए। इस कालाराम मंदिर के बारे में ज़रूर बताइए, कितना ऐतिहासिक, क्योंकि यहीं से जल अनुष्ठान किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी को यहाँ पर भव्य एक तरीके से पूरा मेला लगा हुआ है। जब हम देखेंगे कि रामलला वहां पर विराजमान होंगे, उसी को लेके प्रधानमंत्री ने ये भी बात कही कि मंदिरों की स्वच्छता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इसी इसमें बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर आज नासिक में जब वो गए तो उन्होंने एक रोड शो किया और उसके बाद में कालाराम जो मंदिर है वहां पर उन्होंने स्वच्छता का जो एक हम कह सकते हैं एक वो एक्टिविटी उन्होंने किया वहां पर। साथ ही देशवासियों से भी अपील की कि वो मंदिरों की स्वच्छता के अभियान चलाएं। उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि जो तीर्थ स्थान होते हैं उसमें साफ सफाई, स्वच्छता बाद में करने से कोई मतलब नहीं, आप पहले कीजिए। तो ये चीज बहुत एक बहुत बड़ी वहां से हम देख रहे हैं कि मैसेज जो आया है प्रधानमंत्री की तरफ से जी, तो वो हमने यहाँ पर आज होते हुए देखा। और साथ ही प्रधानमंत्री नासिक में भी उन्होंने युवा जो महोत्सव है उसको भी संबोधित किया।
एक्शन पैड रहा है प्रधानमंत्री का आज का पूरा दौरा। ठीक है, शुक्रिया श्यामा आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और जो प्रधानमंत्री ने ये 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया है, इस पर और विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी जुड़ रहे हैं। अजय, 11 दिन का ये विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने कालाराम मंदिर से शुरू किया और अब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने ऑडियो संदेश भी दिया है, बहुत सारी विशेष बातें कही हैं, भावनात्मक बातें भी प्रधानमंत्री ने कही हैं। ये जो विशेष अनुष्ठान है प्रधानमंत्री का, ये कितना विशेष है, किन मायनों में विशेष है? लालचंद जी, ये जो उद्बोधन है आज करीब 10 मिनट का प्रधानमंत्री का ऑडियो उद्बोधन, सभी को मन की बात की याद आ रही होगी। और आप ये समझिए कि ये उद्बोधन न भूतो न भविष्यति। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस काले राम का आपने जिक्र किया, जो महाराष्ट्र में इस वक्त है, वहां पे कीर्तन चलता है, काले राम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। हालांकि ये भजन किसने बनाया अभी तक तो उन महानुभाव महापुरुष का पता नहीं चल पाया, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अयोध्या में भी काले राम है, राम की पड़ी पर काले राम है। और वही काले राम जिनको राजा विक्रमादित्य ने सरयू के किनारे एक भव्य मंदिर में बसाया था और जिसको मुगल काल में एक बार फिर से तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को जो वहां के साधु संत उन्होंने सरयू में बहा दिया। और वो वही काले राम आज भी जब आप परिक्रमा पथ पर जाते हैं तो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर उनका एक भव्य मंदिर बना है और आज वो काले राम हमें दर्शन भी देते हैं। ये जो छवि है भगवान श्री राम की और उसको तपस्या के साथ जोड़ना और प्रधानमंत्री का एक लीडरशिप लेना कि 11 रुद्र होते हैं और भगवान श्री राम के सबसे बड़े अनुयायी, सबसे बड़े भक्त अगर कोई हो तो भगवान शिव, और 11 रुद्रों के रूप में 11 दिनों की अनुष्ठान का ये जो कार्यक्रम और उसके साथ में पूरे दुनिया का, खासतौर पर भारत के सनातनियों का आह्वान कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री की तपस्या में साथ दें और उनकी भावना के साथ अपनी भावना को आत्मसात करके मिला करके उस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अपनी आहुति दें। ये सबका साथ होता है और एक लीडरशिप जो कि अगली पंक्ति में खड़े रह करके तपस्वी की भांति, जिस तरह से भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने लगा तो एक रात्रि पहले उन्होंने सारे वेदांतों में जो विधान है वशिष्ठ जी की आज्ञा से उन्होंने सारे विधान का पालन किया, भूमि पर शयन किया, बिना किसी क्रोध, बिना किसी काम भावना के वो पूरा दिन उन्होंने बिताया। हालांकि अगले दिन राज्याभिषेक का क्या हुआ सारी दुनिया जानती है कि उनको वनवास हुआ, लेकिन राज्याभिषेक से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भी संतों से आज्ञा ली है, उन्होंने जो भी संतों से उनको निर्देश मिला है उसके अनुसार वो इस विशेष अनुष्ठान का उपयोग ये शुरुआत कर रहे हैं। सभी को लग रहा है शायद प्रधानमंत्री एकादशी का उपवास करेंगे, अगले दिन पूर्व द्वादशी होती है तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हो जाएंगे। लेकिन एकादशी तो पूरी अयोध्या रहती है, पूरा देश के वैष्णव रहते हैं, तो आप समझिए कि वैष्णवों की परंपरा को और ज्यादा, और 9 दिनों का उपवास वो लगातार करते हैं। जब नवरात्रि का मौसम होता है, गुप्त नवरात्रि का भी वो व्रत रखते हैं, केवल पानी पे रहते हैं। लेकिन अब बात 9 दिनों की नहीं, अब 11 दिनों की हो गई है। भगवान रुद्र के 11 अंश और उसमें सबसे 11वें रुद्र का अगर आप एक समेकित रूप देखें तो भगवान श्री हनुमान का रूप है। 11वें रुद्र जब एक ही रुद्र में समा जाते हैं तो भगवान श्री राम हो जाते हैं। हालांकि उनको 11वां रुद्र भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो अब समझिए कि काले राम का महाराष्ट्र का संबंध सरयू के किनारे काले राम से, उसके बाद में भगवान श्री हनुमान का संबंध 11 रुद्रों से और 11 दिनों की प्राण प्रतिष्ठा में रह गए हैं, 11 दिनों का उपवास और उसके बाद देश को नई दिशा दिखाने का एक कार्य और एक लीडरशिप जो आज एक तपस्वी की भांति। और जिक्र किया उन्होंने विवेकानंद जी का, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश कौन? भारत। जिक्र किया उन्होंने जीजाबाई का, जो कि समर्थ राम गुरुदास की उसी परंपरा में भगवान समर्थ रामदास की परंपरा में शिवाजी जैसे वीर पुरुष हुए जिन्होंने सनातन को पूरे राष्ट्र में फैलाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की। तो आप ये समझिए कि इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। आप जितना गहराई में उतरते जाएंगे, शब्दों की एक सीमा होती है, लेकिन कहते हैं ना कि ब्रह्म शब्दों से परे है, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से नासिक के काले राम मंदिर से प्रधानमंत्री ने इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है, जो उसका इतिहास रहा है अजय, हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो समेकित सनातन का संदेश है उसे भी देने का कार्य किया है इस पूजा अर्चना के जरिए। अरे साहब, इस सवाल के जवाब में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं लांचल जी, वो कौन सी एक वस्तु है जो पूरे भारत को जोड़ती है? वो कौन सा एक तत्व है जो हर
भारतवासी को एक करके देता है? आप मुझे बताइए, अध्यात्म के अलावा अगर कोई एक वस्तु बता दीजिए जो पूरे देश को जोड़ता हो तो मैं मतलब उसका स्वागत करूंगा। आप समझिए कि गोदावरी का तट है, उसी गोदावरी का तट जो अभी अभी आपने देखा है कि नए साल में वहीं की गोदावरी माँ की गोद से भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भी रास्ता आ रहा है। तो प्रकृति ने हमें विकास भी दिया है, प्रकृति ने हमें संस्कृति भी दी है, और वही माँ गोदावरी जहाँ पर स्नान करते हुए भगवान राम की आंखें नम हो जाती हैं कि भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे, क्योंकि उत्तर भारत में तो बहुत सर्दी पड़ती है। और मैं तो अयोध्या से आ रहा हूँ, इस वक्त सर्द मौसम इतना ज्यादा है कि लोग बड़ी मुश्किल से सरयू में स्नान कर रहे हैं। और भगवान भरत तो इस डर से कि लोग मुझे देख न लें, 4 बजे की बजाय और रात्रि में 2 बजे जाकर के स्नान करते थे और भगवान राम की आंखें छलछला जाती थी गोदावरी में स्नान करते हुए। और भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत मेरे कैसे स्नान करते होंगे, कैसे वो तपस्या कर रहे होंगे, मुझे बड़ी चिंता होती है भरत की, मुझे भरत की कुछ कथा सुनाओ। तो आप ये समझिए कि गोदावरी माँ से सरयू का संबंध, मैं इस वक्त इंद्रप्रस्थ में हूँ, आप समझिए कि माँ सरयू जो कि अयोध्या में रहती हैं, वो सूर्य वंश में है, और माँ और भगवान सूर्य की पुत्री यमुना जो दिल्ली में बहती हैं। आप कौन से ऐसे तत्व को छोड़ेंगे जो पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़ती? सूर्य भगवान से माँ यमुना का संबंध, उसके बाद सूर्य वंश में माँ सरयू का संबंध, भगवान श्री राम का गोदावरी के साथ संबंध, कृष्णा के साथ संबंध, जो उन्होंने उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया, वो दक्षिण की यात्रा करते हैं, दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, वो उत्तर की तरफ जाती है। उत्तर भारत का संगम आप काशी तमिल संगमम में देख चुके हैं, आप तमिल सोमनाथ संगमम में देख चुके हैं। तो कोई एक व्यक्ति पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है, विकास के साथ जोड़ रहा है, संस्कृत के साथ जोड़ रहा है, और आपको विकास ही एक सूत्र में बांधेगा, आपको संस्कृति और सभ्यता ही एक सूत्र में बांधेगी। इस नस को, इस कुंजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया है, और वो अनवरत बिना थके बिना रुके लगातार इस तपस्या के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आह्वान यही कि देश उनका सहयोग करे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अजय, हम आपसे इस पर और ज्यादा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरा दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे में नासिक में क्या कुछ खास रहा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर लौटकर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। नासिक शहर में विराजमान कालाराम मंदिर, मान्यता है कि यही वो पंचवटी है जहां प्रभु राम ने वनवास का अपना अधिकांश समय बिताया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने यहां पर विशेष पूजा अर्चना कर देशवासियों से रामोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस दौरान परंपरा और तकनीक का एक अद्भुत संगम भी देखने को मिला, जब उन्होंने मराठी में प्रस्तुत रामायण के युद्ध कांड को AI अनुवाद के माध्यम से हिंदी में सुना। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। नासिक में ही पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव की थीम विकसित भारत @ 2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा है। पीएम ने कहा कि अमृतकाल का ये कालखंड देश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए
ये समय सपनों को विस्तार देने का समय है। अब हमें केवल समस्याओं के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें केवल चुनौतियों पर विजय नहीं पानी है, हमें खुद अपने लिए नए चैलेंजेस तय करने होंगे। हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखा है। हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को सिद्धि देनी है। हमें सर्विसेज और आईटी सेक्टर की तरह भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। पीएम ने 25 वर्षों के अमृतकाल को युवाओं के लिए कर्तव्य काल बताया। उन्होंने युवाओं से स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के साथ ही ड्रग्स और नशे की लत से दूर रहने के लिए भी कहा। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह की ड्रग्स और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए। इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए और माताओं, बहनों, बेटियों के नाम अपशब्दों का, गालियों का इस्तेमाल करने का जो चलन है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। पूरे देश से लगभग 7,500 युवा प्रतिनिधि नासिक में आयोजित इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, भाषण और विषयगत आधारित प्रस्तुति, युवा कलाकार शिविर। और ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जैसे कि मैं बता रही थी, बस कुछ ही पलों में हम मुख्य कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। जो विकास परियोजनाओं की मुंबई में सौगात देने वाले हैं, उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस बीच में जो लोग उनके अभिवादन के लिए खड़े हैं, तो